डियर स्टूडेंट, लगातार आप लोगों का कमेंट के बाद कि सर कल पेपर है, 22 मार्च को पेपर है बिजनेस का, कि सर पीवाई क्यों बता दीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली में आपके एग्ज़ाम में पहले 4 नंबर और 6 नंबर में आया करते थे। पैटर्न बदला और पैटर्न बदलने के बाद अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है 3 मार्क्स में एंड 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स में लॉन्ग क्वेश्चन, 4 मार्क्स में जो है ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत लंबा चौड़ा। अब पिछले 2020 से 2024 के बीच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 3 मार्क्स में है चाहे वो 4 मार्क्स में, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी है जो आपके 2025 में आ भी सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो आपको पढ़ना ही है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, ठीक है, प्रिंसिपल WF टेलर की प्रिंसिपल होते हैं, मैस्लो का जो लॉ होता है, समन्वय के नियम होते हैं, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, बैंकिंग हो गया या फिर प्लानिंग हो गया, ये सबको पढ़ना ही है। चैप्टर टू चैप्टर कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए और जो मैं चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को भी एक बार इनके आंसर को, सॉल्यूशन को अपने बुक में जरूर देखिएगा। तो इन क्वेश्चन को का तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 53 क्वेश्चंस हैं जो कि आप 2 या 3 घंटे में सारे आंसर को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईयर टू ईयर ऐसे क्वेश्चन के लैंग्वेज बदल जाते हैं। क्वेश्चन वही होते हैं, लैंग्वेज बदल जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 2020 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सॉल्यूशन आप खुद देखेंगे, मैं लगातार आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में होंगे। बात करेंगे 2024 से हम नीचे की ओर जाएंगे। 2024 में ये 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। पूछा गया उदारीकरण क्या अर्थ है, समझाइए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, एक्सप्लेन। एक्चुअली ये सब चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं। देखिए उदारीकरण क्या है, उदारीकरण का मतलब होता है, उदारीकरण क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसको रिमूव करना, दैट इज लिबरलाइजेशन। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, समझाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द डोमेस्टिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिक कंट्री को विदेशों के साथ कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन का मतलब होता है इसको कम से कम आपको 100 शब्दों के तक लिखना है, तब जाके यहाँ पर मार्क्स आपको मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन, एक प्रबंधक के रूप में नियोजन की किन्हीं 3 सीमाओं को समझाइए। एज अ मैनेजर एक्सप्लेन एनी 3 लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशन बताते हैं। प्लानिंग में क्या होता है, ये रिजिट होता है, एक बार बन गया तो बन गया, जिसमें चेंज पॉसिबल नहीं है। प्लानिंग में दायरा लिमिट हो जाता है। देयर इज नो एस्पेक्ट ऑफ इनोवेशंस नहीं मिलते हैं, ठीक है, लोगों को कुछ नया करने का वो मौका नहीं मिल पाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशन जो आप अपने क्लास में पढ़े होंगे, बुक में दे रखा है। 3 लिमिटेशन को एक्सप्लेन करना है। 3 दे रखा है, इसका मतलब ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। एक प्रबंधक के रूप में नियोजन प्रक्रिया के अंतिम 3 चरणों को समझाइए। दैट इज प्लानिंग प्रोसेस। जो आपको 3 पूछा गया है, एज अ मैनेजर एक्सप्लेन द लास्ट 3 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। आपको कंप्लीट प्लानिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, कुछ भी आ जाए आप लिख सकते हैं। एक प्रबंधक के रूप में नियोजन प्रक्रिया के प्रथम 3 चरणों को समझाइए। प्रबंधक के रूप में नियोजन के, देखिए ये ऑप्शनल आया था, या तो ये था, ये अंतिम 3 चरणों को पूछा गया है, यहाँ पर प्रथम के 3 चरणों को पूछा गया है, फर्स्ट 3 तो, बट प्लानिंग प्रोसेस को जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लगातार यस में ये पूछे गए हैं। आपकी राय में पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 बिंदुओं को समझाइए। इन योर ओपिनियन एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके लॉन्ग टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर लगातार पूछे जाते हैं, एंड आप उसको पढ़ना। आपकी राय में स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 का, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का ये पोर्शन था, ये और में आया होगा कि जहां पर आपको पूछा गया है एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग द फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल होता है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, ठीक है। तो जब कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो टोटल पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसा कि आपके सामने है। आपके दृष्टिकोण से अधिकार व उत्तरदायित्व में कोई 3 अंतर बताइए। डिफरेंस एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताना है ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से, और ये चैप्टर भी बहुत ही लगातार क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके दृष्टिकोण से कार्यात्मक संगठन और प्रभावित संगठन में कोई 3 अंतर बताइए। इन योर ओपिनियन मेंशन एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड
ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, या तो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, उस हिसाब से इस चैप्टर को आप कवर कीजिए। एक नियोक्ता के रूप में नियुक्तिकरण प्रक्रिया के प्रथम 4 चरणों को स्पष्ट कीजिए। एज एन एम्प्लॉयर एक्सप्लेन द फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ स्टैपिंग प्रोसेस। एमसीक्यूज में दिया था, एक बच्चे ने बताया था स्टैपिंग के 3 प्रोसेस होते हैं। 3 नहीं, एक्चुअली बेटा 5 प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर पहले 4 तो पूछा ही गया है। दैट इज फर्स्ट 4 स्टेप्स ऑफ स्टैपिंग प्रोसेस। आपको पहले के 4 बताने, एक्चुअली 5 होते हैं, 4 बताने, लेकिन आप पाँचों के 5 स्टेप में पूछ लीजिएगा कैसे कैसे होता है। आपके विचार से प्रशिक्षण व विकास के कर्मचारियों को क्या लाभ है, ये भी आपके स्टाफिंग वाले चैप्टर से। इन योर व्यू व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारे 2024 में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। अब ऐसा नहीं है 2024 में आ गया तो 2025 में नहीं आएगा, 24 में आ गया तो 25 में उससे रिलेटेड कुछ कन्वर्ट होकर आ सकता है, लैंग्वेज चेंज होकर सकता है, इसलिए मैं आपको ये 2024 के क्वेश्चन बता रहा हूँ। पहलकदमी के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव इन मैनेजमेंट। इनिशिएटिव जिसको इनोवेशन बोलते हैं, जिसको नवाचार बोलते हैं, पहलकदमी इसको नवाचार बोल सकते हैं, कि कोई भी चीज़ पहल करना अपने हिसाब से, अपने आगे से, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में जरूरी है कि आप किसी नए चीज़ को सोचें और उसके बारे में बिजनेस चूज करें। ठीक है, नेक्स्ट है आदेश की एकता के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड, आपको पता है ये लॉ प्रिंसिपल है हेनरी फ्यूल का। हेनरी फ्यूल के जो 14 लॉ है, मैं बार बार कहता हूँ इसको जरूर पढ़िएगा। कोई भी लॉ लगातार पूछा गया, आप देखेंगे 2024 का है, 2023 में, 22 में, 21 में लगातार हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया है। 2023 में आ गए हम लोग। एक वित्तीय प्रबंधक के रूप में प्राथमिक व द्वितीयक बाजार में कोई 3 अंतर बताइए। ठीक है, मार्केट 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, इसको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है यहाँ पर एक्सप्लेन कर, अंतर बताइए। अंतर हो गया, अर्थ हो गया, विशेषताएं हो गए, कंपोनेंट हो गए, इन सबको प्रॉपर वे में पढ़िएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। विमुद्रीकरण का मुद्रा ब्याज दरों पर प्रभाव पड़िए, ये डिमोनेटाइजेशन, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम रिपीट हुआ है, लेकिन आपको डिमोनेटाइजेशन के बारे में पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सब कुछ है। आपकी राय में औपचारिक संगठन के दोषों को बताइए। इन योर ओपिनियन मेंशन द डिसएडवांटेज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन मैंने 2024 में भी आया था, 2023 में भी ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन लगातार आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। प्रबंधकीय सिद्धांतों के रूप में आदेश की एकता और निर्देश की एकता। आदेश की एकता 2024 में आया था। यहाँ पर आदेश और निर्देश एक ही चीज़ है। क्लियरिफाई द टू डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एज द मैनेजरियल प्रिंसिपल के रूप में दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि आदेश की एकता क्या है और निर्देश की एकता क्या है। प्रबंधक के सिद्धांतों के महत्व के किन्हीं 4 बिंदु। प्रबंधक के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के क्या बताने हैं, महत्व बताने, इसके महत्व और इसकी सीमाएं जरूर पढ़ना। इसमें क्या क्या आता है प्रबंध के सिद्धांतों में, चाहे वो हेनरी फ्यूल का हो, चाहे वो टेलर का हो, आपको जरूर पढ़ना है। एक प्रबंधक के रूप में चयन व स्थान एजेंसियों को स्पष्ट कीजिए। एज अ मैनेजर क्लियरिफाई द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एजेंसी। इसका क्या रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नियुक्तिकरण में बहुत ही जरूरी है कि ऐसे एजेंसियों का, क्योंकि इनके माध्यम से ही आज के डेट में अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग व्यवसायों में रिक्वायरमेंट प्रोसेस को पूरा किया जाता है। एक प्रबंधक के रूप में भर्ती व आकस्मिक सूचनाओं को, ये भी उसी से रिलेटेड ये और में आया होगा 3 या 4 मार्क्स में। स्थायी पूंजी व वित्तीय नियोजन का अर्थ समझाए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका किससे रिलेटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड, पूंजी संरचना से रिलेटेड है। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले ब्याज आवरण अनुपात एवं ऋण सेवा आवरण अनुपात का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड डेब्ट सर्विस रेशियो अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ये 2024 में आया था। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप इससे समझ सकते हैं कि 23 में भी आया, 24 में भी आया, तो ऐसा नहीं है कि 25 में नहीं आएगा, तो इसको तो जरूर पढ़िए। कैपिटल स्ट्रक्चर के कंप्लीट मीनिंग, जो कुछ भी इसके आसपास में सब कुछ। 2022 की बात करते हैं। सेबी के किन्हीं 3 उद्देश्यों को बताइए। सेबी, हालांकि 23 में नहीं आया, 24 में नहीं आया, बट यहाँ पर आ सकता है। सेबी के उद्देश्य, देखिए सेबी का अर्थ, सेबी के कार्य और सेबी के उद्देश्य, बहुत ज़रूरी है कि इनको आप डिटेल से पढ़ के जाए। आपके दृष्टिकोण से प्रशिक्षण व विकास के कर्मचारियों को होने वाले किन्हीं 3 लाभों को बताइए। इन योर ओपिनियन वी एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 2022 में पूछा गया है और ये भी किससे रिलेटेड, नियुक्तिकरण रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो रिक्वायरमेंट को आप डिटेल से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, उस डिटेल, इसके प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, इसके प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इन सबको आपको पढ़ना है। इसके लाभ क्या क्या है, समन्वय प्रबंधन के लिए आवश्यक है, क्या आप सहमत है, कोऑर्डिनेशन,
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट में हालांकि समन्वय वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन लॉन्ग में भी कभी कभी जाता है। देखिए 2022 में पूछा गया, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री। समन्वय प्रबंध के लिए आवश्यक है, प्रबंध के लिए समन्वय सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के हम अपने व्यवसाय को नहीं जोड़ सकते। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना वो कोऑर्डिनेशन से चलता है। विपणन के किन्हीं 4 कार्यों को बताइए। एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के फंक्शन, आप मार्केटिंग के फंक्शन को बताइए, मार्केटिंग प्रोसेस को समझिएगा और मार्केटिंग मिक्स को तो जरूर पढ़िएगा। मूल्य या कीमत निर्धारण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को समझाइए, जो कि मार्केटिंग का ही हिस्सा है, मार्केटिंग के अंदर ही आता है। ठीक है ना। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्या क्या इफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है निर्देशन की विशेषताओं को समझाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स और डायरेक्टिंग के इसके तत्वों को जरूर लिखिए पढ़िएगा। प्रभावी संप्रेषण की व्यक्तिगत बाधाओं को समझाइए। एक्सप्लेन द पर्सनल बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स। कई तरह के बैरियर्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, और जिसको आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना होता है। राइट। 2021 में आ जाते हैं। एक प्रबंधक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के जीवन की गुणात्मक प्रबंधन चैनल को समझाइए। एज अ मैनेजर एक्सप्लेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ मैनेजमेंट फेस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि प्रबंधक के रूप में आप अगर मैनेजर है तो आपको बताना है कि सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है लोगों के जीवन की गुणात्मक मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में ध्यान रखें। तो क्या है इसके बारे में, इसकी डिटेल को पढ़िए। एक प्रबंधक के रूप में सरकार के प्रति प्रबंधक के सामाजिक उत्तरदायित्व के किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। कि एज ए मैनेजर आपको बताना है कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब भी बात करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सोसाइटी के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके गवर्नमेंट के लिए, तो ये तीनों एस्पेक्ट को जरूर पढ़िएगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। प्रबंधन के निम्न सिद्धांतों को समझाइए। प्रबंधन के सिद्धांत मैंने कहा हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत, टेलर के सिद्धांत, और उसमें से कुछ भी पूछा सकता है, जैसे प्रेरणा का सिद्धांत, इंस्पिरेशन, समता के सिद्धांत, दैट इज इक्विटी, इसके बारे में पूछा गया है। इसके आगे भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। प्रबंध के निम्न सिद्धांत और में देखिए अनुशासन, व्यवस्था, 4 तो यहीं पूछा गया है, 14 में से 4 तो यहीं पर आ गए, हालांकि ऑप्शन आ गए लेकिन आते हैं। ब्रांडिंग क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। व्हाई इज ब्रांडिंग इज एसेंशियल, एक्सप्लेन। और उसी में ऑप्शनल में आया था विज्ञापन मध्यस्थों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, किन्हीं 4 बिंदुओं को समझाइए। एडवर्टीजमेंट क्यों जरूरी है। हालांकि 2022 के बाद ये क्वेश्चन 23-24 में नहीं आया है, बट ये जो है मार्केटिंग का एक हिस्सा है, मार्केटिंग वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये आ जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा मार्केटिंग को। अभिप्रेरणा के किन्हीं 5 अवित्तीय तकनीकों का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन वाले टॉपिक को भी डिटेल से पढ़ कीजिएगा। ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट में, लॉन्ग में या फिर ऐसे टाइप में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, 2025 में आने के पूरे चांस है। अभिप्रेरणा की विलियम ओची की जेड विचारधारा की किन्हीं 5 बिंदु को बताइए। डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ विलियम ओची जेड थ्योरी। दैट इज एक थ्योरी है अभिप्रेरणा की, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछा गया था। ठीक है। स्वयं के प्रति प्रबंधन के सामाजिक उत्तरदायित्व के किन्हीं 5, यहाँ पर देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व की बात कर रहा था, सेम वही आ गया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सरकार के प्रति और क्या खुद के प्रति, स्वयं के प्रति, ये भी आ गया। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़िए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। अपनी संस्था के प्रति प्रबंधक के सामाजिक उत्तरदायित्व, यहाँ देखिए ऑप्शनल में आया था, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। अब 2020 की बात करते हैं। 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा की मास्लो विचारधारा की किन्हीं 2 मानवीय आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। एक्सप्लेन एनी 2 ह्यूमन नीड्स ऑफ मास्लोस थ्योरी। अभिप्रेरणा के अंदर है, मैंने कहा था अभिप्रेरणा को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, मोटिवेशन को जरूरी पढ़ना है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो थ्योरी मास्लो की चाहे किसी और की हो। एक सफल नेता के निम्न गुणों को स्पष्ट कीजिए। लीडरशिप। ठीक है। हालांकि लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, नेतृत्व नहीं लीडरशिप, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप हेनरी फ्यूल को तो बिल्कुल रट्टा मार लीजिए। देखिए लगातार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, चाहे वो 2024 हो, 2023 हो, 2022 हो, 2021 हो, 2022 में 20 में भी पूछा जा रहा है। कार्य का विभाजन और कार्य का उत्तरदायित्व, ये से रिलेटेड 14 को पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी 2 या 3 आ सकते हैं, सारे तो नहीं आते हैं, कोई भी 2 या 3 अलग अलग तरीके से पूछा सकता है। शॉर्ट में, लॉन्ग में, किसी तरह का काम में आ जाएगा। आर जोसेफ मोनशेन के अनुसार प्रबंधक के सामाजिक उत्तरदायित्व, देखिए प्रबंधक के सामाजिक उत्तरदायित्व को पूछा गया यहाँ पर। ये क्वेश्चन लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पढ़िए और सबको पढ़िए, कुछ भी आ सकता है। एक सफल उद्यमी के किन्हीं 4 सामाजिक एवं नैतिक गुणों को समझाइए। देखिए उद्यमी इससे रिलेटेड है।
ठीक है। सामाजिक गुणों को बताइए कि एक प्रबंधक के कौन कौन से गुण होते हैं समाज के लिए। एक प्रबंधक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व के नवीन अवधारणाओं को समझाइए। ये 2000 देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, सामाजिक उत्तरदायित्व। आप खुद सोचिएगा ये वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है, लगातार पूछा गया, क्योंकि एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए, सारे क्वेश्चन पेपर से उठा के बनाए हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि बिजनेस स्टडीज़ में थोड़ा का बिल्कुल नहीं पढ़ाता हूँ। आपके कहने से आरबीएससी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को उठाया, उसको रखा, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ठीक है। बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट ईयर जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको मैं बिजनेस स्टडी थोड़ा एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, उसके लिए प्रॉपर क्लास लूँगा। बट यहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चन को तैयार करना है जो टॉपिक मैंने बताया है। निम्न को समझाइए, बीमा से रिलेटेड है, मृत्यु बीमा। यहाँ की बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन अब कम हो जाते हैं, अब जो है शॉर्ट में क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में बीमा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जीएसटी में बिक्री का विवरण, धारा 25 को समझाइए, जीएसटी के अकॉर्डिंग बताना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 25 ऑफ जीएसटी को पढ़िएगा। हालांकि ये क्वेश्चन भी बाद में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, 2020 में आया था। गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द ऑप्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। नॉन बिजनेस मैनेजमेंट का एक नॉन बिजनेस मैनेजमेंट का जो एरिया है उसको बताना है। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की नीचे सीमाएं, आपको तो कुछ भी पढ़िए, मैनेजमेंट को पढ़िए, बॉडीज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फीचर्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट के प्रोसेस, मैनेजमेंट की लिमिटेशंस, इसको जरूर पढ़िएगा। इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्यवसाय में वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु आप किन विज्ञापन तकनीकों का प्रयोग करेंगे? मार्केटिंग का क्वेश्चन है। मार्केटिंग में तो जब पढ़ेंगे तो ये वाला टॉपिक आ ही जाएगा क्लियर, क्योंकि विज्ञापन हो गया, मार्केटिंग मिक्स हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आते हैं। 6 तकनीकों बतानी है। पहले 6 नंबर में आया करता था, अब ये 4 नंबर में आता है। 4 नंबर में आता तो 4 पॉइंट, 6 नंबर में आता तो 6 पॉइंट पूछा गया है। व्यावसायिक उद्यम के लिए विपणन प्रबंध के महत्व को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? ठीक है ना, विपणन प्रबंध के लिए, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट है भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार गिरवी अनुबंध संबंधी वैधानिक प्रबंधन समझे। गिरवी अनुबंधन के बारे में बताना है, ठीक है। और भारतीय अनुबंध अधिनियम, हालांकि ये 2020 के बाद कभी रिपीट नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ये कहेंगे कि आप पढ़ के जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके 53 ऐसे क्वेश्चन जो 2020 से लेकर 2024 के बीच में पूछे गए। कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक आपने देखा लगातार रिपीट हुई है। जो रिपीटेड टॉपिक है उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो कम रिपीट हुई है उसको पढ़ के तो जाइए, लेकिन ध्यान नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर से, आपको नियोजन के बारे में, ठीक है, आपको प्रबंधन के बारे में, आपको मार्केटिंग के बारे में, आपको सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में, ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है। आपको प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में, हेनरी फ्योल और वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में जरूर पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। एग्ज़ाम होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना क्वेश्चन पेपर मुझे व्हाट्सअप नंबर पे जरूर सेंड कीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। मैं चाहता हूँ सबका पेपर बहुत अच्छा हो, अच्छा होगा तो अब आगे भी खुश रहेंगे, लगातार बने रहिएगा। आपके एग्ज़ाम होने के बाद CO2 की तैयारी पे लग जाइएगा। ये किसी प्रकार की हेल्प हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बना हूँ, आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, बस बने रहने की ज़रूरत है। थैंक यू एंड बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।